जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का द एग्जाम हॉल में स्वागत है। साथियों, इस बार आर्मी अग्निवीर की एग्जाम में आपका सिलेक्शन तय है। यदि आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डले हुए 46 सैंपल पेपर को घोट कर पी जाते हो, यानी कि इनको कंप्लीट कर ले तो दोस्तों, तो आपका आर्मी की अग्निवीर की एग्जाम में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर सैंपल पेपर 1 से लेकर सैंपल पेपर 22 तक कंप्लीट करवा दिया। आज हम सैंपल पेपर 23 करने वाले हैं। साथियों, आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। लाइक तो आप कर ही दोगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित शाह का पद क्या था। यहाँ पर करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि हम सबसे पहले जीके क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद साइंस के, फिर मैथ्स के और रीजनिंग के। इस तरह हम डेली एक सैंपल पर आपको कंप्लीट करवाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित शाह का पद क्या था। आप सभी को पता होगा दोस्तों, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री है। ये एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और गृह मंत्री, इनको सहकारिता मंत्री का भी पद मिला हुआ है। कैबिनेट मंत्री में रक्षा मंत्री की अगर बात करें दोस्तों, तो ये राजनाथ सिंह है ना। रक्षा मंत्री का पद किसको मिला हुआ है? राजनाथ सिंह को। वहीं आगे बढ़ते हैं तो वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है दोस्तों हमारे देश के? इनका नाम आपने सुना ही होगा, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भी यही है दोस्तों। अपडेट लेकर ही चलते हैं। निर्मला सीतारमण जो है वो हमारे यहाँ की कैबिनेट वित्त मंत्री और कारपोरेट मंत्री। प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता है? प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी, है ना। नरेंद्र मोदी। राजनीतिक भावना अपने साथ रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मार्च 2023 तक की जानकारी के अनुसार अमित शाह का पद क्या था? ये क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 12 दिसंबर 2022 को गुजरात का मुख्यमंत्री बना था? दोस्तों, भूपेन रजनीकांत पटेल ने दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने थे? भूपेन रजनीकांत पटेल। थर्ड क्वेश्चन हमारा, फ्रिंजेक्स 23 मार्च 2023 में भारतीय सेना और सेना के बीच आयोजित किया गया था। दोस्तों, फ्रिंजेक्स 23 जो एक अभ्यास था दोस्तों, ये किस देश के साथ भारत की सेना ने किया था? तो इसका उत्तर आएगा फ्रांसीसी सेना के साथ में। किसके साथ में किया था? फ्रांसीसी सेना के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, बिल्कुल भी आपके यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं करवाई जाएगी। बिल्कुल हम केवल पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं ना, ताकि आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगल पांडे भारत की किस स्वतंत्रता घटना से जुड़े हुए? मंगल पांडे को आप सभी जानते होंगे। 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, यानी कि क्रांति की शुरुआत ही इन्हीं से हुई थी दोस्तों। तो जो सिपाही विद्रोह किया था दोस्तों, वो मंगल पांडे ने किया था। आपको पता होगा कि गाय की चर्बी वाले कारतूस इनको मुंह से खोलने होते थे, तो मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को खोलने से मना कर दिया था और एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। दांडी मार्च की बात करें दोस्तों, ये किससे संबंधित है? गांधी जी से। इन्होंने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी दोस्तों 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी ने शुरू किया था दोस्तों। इसका टाइम लाइन है शायद 1920, 1919 के समथिंग असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। 20-21 भी इसको मान सकते हो, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। 1920-21 के समथिंग इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीयों द्वारा पहला विद्रोह कब लड़ा गया था? साथियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो पहला विद्रोह था वो कब लड़ा गया था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसकी हिंट छुपी हुई थी। तो हमारे यहाँ का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम वो कब लड़ा गया था? 1857 में। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1919 आपने देखा होगा दोस्तों, रोलेट एक्ट आया था। और रोलेट एक्ट के विरोध में ही, जो रोलेट एक्ट आया था, इसी के विरोध में दोस्तों जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई गई थी। और जलियांवाला बाग में जनरल ओ डायर के द्वारा भीषण नरसंहार किया गया था। आप सभी को पता होगा ये, है ना। 1600 में दोस्तों हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिली थी। 1757 कोई स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ देखिए दोस्तों, वास्तुकला के चमत्कारों का शहर आगरा किसके लिए मेजबान है? दोस्तों, आगरा में क्या प्रसिद्ध है? आगरा किसके लिए घूमने जाते हैं? एक यमुना नदी और एक ताजमहल है। आगरा में क्या साथियों? ताजमहल है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र धोलावीरा प्राचीन शहर में स्थित है। दोस्तों, किस राज्य में धोलावीरा शहर है?
ये क्वेश्चन काफी आईएमपी है ना, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। धोलावीरा जो शहर है वो कहाँ पर है? गुजरात में। धोलावीरा शहर कहाँ पर है? गुजरात में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 देखिए साथियों। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये भी गुजरात में है ना। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साथियों। यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? आपको पता ही होगा, जो यमुना नदी है वो गंगा नदी में जाकर मिलती है। यमुना नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? गंगा नदी में। तो यमुना नदी किसकी सहायक नदी हो गई है? गंगा नदी की, है ना। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है साथियों? गंगा नदी की। जो गोदावरी और कृष्णा नदी है दक्षिण भारत की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के वन्य जीवन, पौधे और पशु संसाधनों तथा पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय वन्य अभ्यारण्य, जीवमंडल निचय, चिड़ियाघर। इनको बोलते दोस्तों जीवमंडल निचय। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आदिवासी के वन्य जीवन और पौधे, पशु संसाधनों, पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि का बड़े क्षेत्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवमंडल निचय, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ दिया गया है किसी देश की जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हम जनगणना। समय समय पर जो गणना होती है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? जनगणना। पहली जनगणना जो है वो 1872 में करवाई गई थी, किंतु नियमित जनगणना की बात करें दोस्तों तो नियमित जनगणना 1881 से शुरू होती है। नियमित जनगणना कहाँ शुरू होती है दोस्तों? 1881 से। और हमारी जो लास्ट जनगणना है वो 2011 में करवाई गई थी। अभी जो लास्ट जनगणना वो कब से करवाई गई थी? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार सार्वजनिक महत्व और कानून के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है? इसका उत्तर आएगा दोस्तों सलाहकार क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। आईएमपी क्वेश्चन भी और रिपीटेड क्वेश्चन है ना। कल या परसों के सेट में ये वाला क्वेश्चन आया था कि भारत की जो राज्यसभा है वहां निर्वाचित सदस्य होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों टोटल सदस्य कितने होते हैं? 250 होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है, हमारे पास में बचते हैं 238। ऑप्शन आपका गलत है, इस पर ध्यान मत देना है। 238 जो है वो चुनाव के माध्यम से आते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, संस्कृति, खेल इन क्षेत्रों से चुनकर लाते हैं ना। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, बाकी 238 सदस्य चुनाव के द्वारा चुने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पिंग पोंग निम्नलिखित में किस खेल का दूसरा नाम है? खेल और उनके उपनाम, उससे क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया। पिंग पोंग जो है किस खेल का दूसरा नाम? दोस्तों इसका उत्तर आएगा टेबल टेनिस। पिंग पोंग किसको बोलते हैं हम? टेबल टेनिस को। बैडमिंटन दोस्तों सिंधु सानिया जो है वो बैडमिंटन के ही खिलाड़ी है। पीवी सिंधु जो है और साइना नेहवाल ये किसके खिलाड़ी है? बैडमिंटन की, है ना। स्मृति मंदाना क्रिकेट की खिलाड़ी है। क्रिकेट खिलाड़ियों से भी या फिर खेल एवं खिलाड़ियों से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल आपको रट के जाना है। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, नीरज चोपड़ा वो किस खेल से संबंधित है? 2020 में एक चर्चित चेहरा था नीरज चोपड़ा का, है ना। ये कौन सा खेल खेलते थे? भाला फेंकते थे साथियों। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां पर इन्होंने भाला फेंक खेल में दोस्तों, जेवलिन थ्रो खेल में रिकॉर्ड बनाया था और गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पदार्थ की तरल अवस्था का एक उदाहरण है। साथियों यहाँ साइंस के क्वेश्चन की शुरुआत होती है। आपको जीके क्वेश्चन कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सी अवस्था पदार्थ की तरल अवस्था का उदाहरण है दोस्तों? जल। जल क्या है? एक तरल पदार्थ है। बाकी कुर्सी, किताब, ईंटें ये सारी ठोस वस्तुएं है ना। कुर्सी, किताब, ईंट ये क्या है? ठोस वस्तुएं। जल आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा का अंतरण होता है? ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर शायद
4 या 5 में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। किस प्रक्रिया में किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा का अंतरण होता है? दोस्तों उसको हम बोलते हैं प्रवाक्त्व। क्या बोलते हैं? प्रवाक्त्व। जैसे हम गर्म दूध के प्याले में अगर एक चम्मच रखते हैं लोहे की, तो वो लोहे की चम्मच का जो पीछे वाला डंडी होता है वो भी गर्म हो जाता है, इसको हम प्रवाक्त्व बोलते हैं। विकिरण को आपको समझाया था दोस्तों, सूर्य की किरण हमारे तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है ना। संवहन, संवहन क्या होता है? अगर जल का वाष्प में बदलकर उड़ना संवहन कहलाता है ना। यानी कि ऐसा कहे कि जो द्रव होता है उनका सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से कौन कम बिजली खपत करता है? दोस्तों प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको बोलते हैं हम एलईडी बल्ब, ये सबसे कम बिजली की खपत करते हैं ना। सबसे कम बिजली कौन खाता है? एलईडी बल्ब। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 7 रंगों वाली एक डिस्क तेजी से घूमने पर प्रतीत होती है। दोस्तों 7 रंगों वाली डिस्क अगर तेजी से घूमे तो वो कैसा रंग बनाती है? इसका मतलब अगर 7 रंगों की एक डिस्क है वो तेजी से घूमती है तो कैसा रंग बनाती है? उसका एक ही रंग बनता है दोस्तों, सफेद। हमारा सूर्य जो है वो भी 7 रंगों से मिलकर बना है, किंतु अंतरिक्ष से अगर हम सूर्य को देखते हैं तो हमको बिल्कुल सफेद दिखाई देता है ना। आगे आते क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। पृथ्वी से सूर्य पीला या लाल दिखाई देता है, अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य कैसा दिखता है? सफेद दिखता है। किंतु सूर्य की अगर बात करें तो 7 रंगों से मिलकर बना है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है, एक वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब कौन बनाता है? दोस्तों एज वेल एज, हम जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब कौन से मिरर में बनता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या प्लास्टिक दर्पण? दोस्तों हमारे घर पर जो समतल दर्पण होता है उसमें हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। जो हमारे घर में कांच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। रिक्त स्थान प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? दोस्तों प्रति सेकंड दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। इसका जो मात्रक है वो हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। चींटी के काटने पर हमारी त्वचा में कौन सा अम्ल इंजेक्ट किया जाता है? दोस्तों चींटी जब काटती है तो आपको जलन सी होती है ना। चींटी जब आपको काटती है तो आपको जलन सी होती है, तो किस अम्ल के कारण होती है? इसका उत्तर आएगा फॉर्मिक अम्ल। चींटी आपको काटती है तो आपके शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, उसी कारण हमको जलन होती है और दर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। तब बनता है जब चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है। दोस्तों जब चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? इसका उत्तर आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आएगा दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप मिलाते हो तो आपका क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। यहाँ बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? अगर किसी वस्तु का आकार या कुछ भी चेंज हो जाता तो उसको हम अगर पुनः वही रूप में नहीं ला सकते, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। कांच का टूटना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बर्फ का पिघलना भी नहीं है। अगर बर्फ को एक बार पिघाल लेते हैं तो वापस बर्फ बनाया जा सकता है ना। बर्फ का बनना ये भी नहीं है, फलों का पकना। दोस्तों फल अगर एक बार पक जाते तो उनको वापस कच्चा नहीं किया जा सकता। फलों का पकना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बाकी सारे कैसे है? भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? अम्लों से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अम्लों से क्वेश्चन बिल्कुल पक्का बनेंगे। हमारी पिछली क्लास में मैंने एक पूरी लिस्ट आपको दी है जिसमें सारे अम्ल भी समझाए और वो कौन से उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, पूरा मैंने डिटेल में समझाया है। जो 11 प्रैक्टिस सेट हमारे इसके पहले वाले प्ले लिस्ट पर डले उनमें इनका पूरा वर्णन है। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पर मौजूद होता है? गुलाब में, टमाटर में, इमली या आलू में? दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है ना। टमाटर में कौन सा होता है? मुख्य रूप से इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। दोस्तों यकृत, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ना, उदर के दाहिने भाग में भी स्थित होती है, ये लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। निम्नलिखित में शुक्राणु नामक पुरुष युग्मक कौन उत्पन्न करता है? दोस्तों शुक्राणु कौन उत्पन्न करता है? हृदय, वृक्क, फेफड़े या वृषण? हृदय तो दोस्तों धड़कन चलाता है ना। फेफड़े सांस लेने में काम आते हैं, वृक्क भी नहीं करता है, ये कौन करता है दोस्तों? वृषण। कौन करता है दोस्तों? वृषण। यहीं पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए।
के पौधों की पत्तियों के किनारों पर कलियां होती है दोस्तों? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के जो पौधे हैं उनके किनारों, पत्तियों के किनारों पर कलियां होती है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। एक जैविक घटक कौन सा? पौधा, प्लास्टिक की बोतल, दीवार, घड़ी या कंप्यूटर? देखते उत्तर आ रहा है। कंप्यूटर कोई जैविक नहीं है, दीवार घड़ी नहीं है, प्लास्टिक की बोतल नहीं, पौधा। पौधा क्या है आपका? जैविक घटक की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण कौन सा रोग फैलता है दोस्तों? पोलियो। दांत दर्द, नाखून कटना या किसी भी तरह की बीमारी, सीने में दर्द, ये वायरस से नहीं फैलती है। पोलियो वायरस से फैलता है ना, इसका एक टीका भी बनाया गया है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। यहाँ से मैथ्स क्वेश्चन की शुरुआत होती है दोस्तों। मैथ्स क्वेश्चन बहुत ही प्यारे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट वाले है ना, केवल आपको समझने की जरूरत है। बोला गया 45 बटे 63 को दशमलव में बदलना है। सबसे पहले तो आपको संख्या को सरल कर लेना है। 45 बटे 63 है दोस्तों, इसको काट लीजिए। 9 पंजे 45, 9 सती 63, 5/7 आएगा दोस्तों। 7 से 5 में भाग करेंगे, भाग नहीं जाता है, उसकी एक शून्य लगाएंगे। यहाँ पर भी एक जीरो आता है, 50 बन जाएगा। सती सती 49, 50 में से 49 जाएगा तो एक बचेगा। 50 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा? एक बचेगा। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट लगाना मैं भूल गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। 7 के पहाड़े में 10 आता है क्या? उससे छोटी संख्या क्या आती है? 7 आती है। बिल्कुल बच्चों जैसे पढ़ाता हूँ दोस्तों। 7 एकम 7। यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे। 7 चौक 28, 0.7 आपका उत्तर यहीं पर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। आपको सबसे पहले संख्या को सरल कर लेना है और इस तरह से भाग देना है, क्योंकि अग्निवीर के बच्चों का मैथ्स मैंने देखा है, अधिकांश, सबका नहीं बोल रहा हूँ, अधिकांश बच्चों का मैथ्स से ही कमजोर रहता है, तो मैथ्स पर हम ज्यादा फोकस करते हैं ना। 32 क्वेश्चन देखिए। किस संख्या से 2344 पूर्णतः विभाज्य? दोस्तों 2344 किस संख्या से विभाज्य है? 3 से, 4 से, 5 से या 6 से? 3 का विभाज्यता का रूल हमने पढ़ा था कि यदि इन संख्याओं को जोड़ने पर 3 के पहाड़े में से कोई सा अंक आता तो 3 से विभाज्य है। 2 3 5, 5 4 9, 9 4 13। 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता, 3 से विभाज्य नहीं है। 4 का रूल आपको पढ़ाया था दोस्तों, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कटते तो 4 से विभाज्य है। दोनों दोस्तों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये 4 से विभाज्य है। आप भाग देकर भी देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 28 और 420 है। यदि संख्या 84 और x है तो x का मान बताइए। एक सिंपल सा फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको मान रखना दोस्तों, ये सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पर क्या आएगा? पहली संख्या क्या है दोस्तों? पहली संख्या 84 दे रखी है, दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है ना। एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम 28 और एचसीएफ है 420। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। 28 से कम 28, 28 दिया 84, है ना। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 12 बन जाए, 3 चौक 12 और 0। क्या उत्तर आएगा आपका? 140, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ये वाला फॉर्मूला दोस्तों आपको याद करना है। कौन सा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। निम्नलिखित का औसत आपको ज्ञात करना। 12, 24, 15, 28, 9 और 14, इसका औसत आपको बताना। औसत निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या है। टोटल संख्या का योग करेंगे, 12, 24, 36 हुआ। इससे भी और एक आसान तरीका हमारे पास में, 4 2 6, 6 5 11, 11 8 19, 19 और 9 28, 28 और 4 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 3 1 4, 9 4 13, 13 और 8 21, 21 2 23, 23 और 1 24, 24 2 26 और 1 27। सही कर रहे हैं? एक बार और जोड़ लेते हैं। 3 हासिल आया, 3 1 4, 4 के बाद 2 6, 6 और 1 7, 7 2 9, 9 और 1 10। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर बनी दोस्तों, वापस करते हैं। 4 2 6, 6 5 11, 11 और 8
11 8 19, 19 और 9 20 और 8 28, 28 और 4 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 3 और 1 4 हो गया दोस्तों, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 102 बनेगा। टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 102 हम 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 4 बचेगा, 6 तो 42। क्या उत्तर आएगा आपका? 17। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। टोटल संख्याओं का योग करना है और टोटल संख्याएं कितनी है उनसे उसको भाग दे देना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एक ग्राहक 3 शर्ट खरीदता है जिनका प्रत्येक का मूल्य 285 है। 3 शर्ट खरीदता है दोस्तों, प्रत्येक का मूल्य 285 है। आगे बढ़ते 4 पेंट खरीदता है, प्रत्येक का मूल्य 740 है। और 4 पेंट खरीदता है, 3 शर्ट खरीदता है, 4 पेंट खरीदता है, इनका मूल्य कितना है? 740 रुपए है। खरीदी गई वस्तुओं का औसत मूल्य, दोस्तों औसत मूल्य बताना है तो टोटल इनका ऊपर करना होगा और कितनी वस्तुएं उससे भाग दे देना है। अब टोटल करते दोस्तों, तीनों पंजे 15 हासिल आया 1, तीनों 8 24 और 1 25 का 5 हासिल आया 2, 3 दूना 6 और 2 8, 855 बन रहा है। यहाँ पर देखिए 4 सौ 9 शून्य, 4 चौक 16 हासिल आया 1, 400 तो 28 और 1 29, 2960 में 855 हमको जोड़ना है। 2960 प्लस 855, 5 6 5 11 हासिल आया 1, 9 9 18 और 1 3815। क्या बन रहा है हमारा? 3815। टोटल वस्तुएं कितनी है? 3815 बन रहा है दोस्तों। टोटल वस्तुएं हमारे पास में कितनी है? 4 पेंट है और 3 शर्ट है, इनको मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 7। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 पंच 35, बचेगा 3, 7 चौक 28, बचेगा 3, 7 पंजे 35, 545, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आया समझ में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 83/500 को प्रतिशत में बदलना। 83/500 को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 83/500 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 5 को 30 बचेगा 3, 5 को 30, 16.6%। किस ऑप्शन में दोस्तों? 16.6%, ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, केवल आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग का प्रयोग करना है ना। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप करते हो, कंप्लीट कर लेते हो पूरे 46, दोस्तों इतना आइडिया तो हो जाएगा कि आपको सवालों को कैसे करना है, सवाल किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं और कैसे सवाल आपके अग्निवीर के एग्जाम में आते हैं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नहीं बदलते, केवल उसका थोड़ा बहुत संख्याएं चेंज करके ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। सी के वेतन का डी के वेतन से अनुपात 2:3 है। यानी कि दोस्तों सी और डी के वेतन की बात करें तो इनका अनुपात कितना? 2:3 है। सी के वेतन का ई से वेतन अगर देखें तो 1:4 है। सी का वेतन अगर ई के वेतन से देखें तो ये कितना दोस्तों? 1:4 है। बोला गया है डी के वेतन का ई के वेतन से अनुपात बताना। डी के वेतन का ई के वेतन से हमको अनुपात बताना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? इसमें सी देखिए आप, डबल बार आया है, इसको हम बराबर करेंगे दोनों ओर। यहाँ पर सी 2 है, यहाँ पर सी 1 है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 4 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 चौका 8। दोस्तों सी कितना बन गया हमारे पास में? 2। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम हो गया। डी डी हमारे पास में 3 था और ये हमारे पास में हो गया 8। तो अब आपसे पूछा डी और ए का अनुपात क्या है? डी का अनुपात कितना है दोस्तों? 3। और ए का अनुपात कितना है? 8। मान अनुपात नहीं, मान है। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:8। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। यदि एक्स वाई 3:4 है, वाई जेड 2:5 है, तो अनुपात एक्स वाई जेड ज्ञात करें। ये वाला सवाल में काफी बार आपको करवाया है। एन मेथड का यूज करते हैं हम। एक्स वाई कितना दे रखा? 3:4। और वाई अनुपात जेड कितना दे रखा आपको? वाई अनुपात जेड दे रखा है 2:5। तो एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है। साथियों इसमें क्या करना है? मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं? एन मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6,
दो चौका 8 और 4 पंजे 20। सरल कर लेते हैं, तीन दूना सॉरी दो तिया 6, दो चौका 8 और दो धाम 20, 3 4 10 आपका उत्तर हो जाएगा। 3 4 10 इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा उत्तर है। एक और मेथड है इस सवाल को करने की, एक्स वाई जेड तीनों का अनुपात आपको बताना है। एक्स वाई कितना दे रखा है, 3:4, और वाई जेड कितना दे रखा है, 2:5। जो ब्लैंक है दोस्तों उनको उनके आगे पीछे वाली संख्या से भर देना है। यहाँ पर पहले नंबर पर बैंक है, पीछे वाली संख्या लिख देंगे। यहाँ पर लास्ट में बैंक है, आगे वाली संख्या लिख देंगे। 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, यहाँ पर भी वही बन रहा है। इस संख्या को सिंपल करेंगे तो 3 4 10 ही आएगा। तो दोनों मेथड से आप ये सवाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अजय विजय को 1,80,000 रुपए 8% की दर से उधार देता है। विजय 9 महीने के लिए इसका भुगतान कितना करेगा, ब्याज का भुगतान कितना करेगा दोस्तों 9 महीने बाद, ये आपसे पूछा गया है। काफी इजी क्वेश्चन है। अजय विजय को 1,80,000 रुपए ब्याज से उधार देता है, तो ये हो गया हमारा मूलधन 1,80,000 रुपए। 8% यहाँ पर ब्याज दर है, 8/100, और समय दे रखा है 9 महीने। 9 महीने को दोस्तों हम 9/12 लिखेंगे, टोटल महीने 12 है, 12 में से 9 महीने के लिए उधार देता है। तो ब्याज कितना होगा हमको फाइंड करना है, ऐसा ही बताना है। सोल्व करते हैं इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे साथियों। यहाँ पर 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, डबल जीरो। अब बचा कितना हमारे पास में, 6 दूनी 1200 और 92 की 108, 92 की 108, तो 10,800 बन जाएगा ये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है दोस्तों, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आसान कैलकुलेशन से आप ये सारे सवाल को सोल्व कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 10,800। आवाज तो आ रही है सभी को? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। प्रिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट में विद्यालय पहुंचती है, जबकि पार्थ 4 मिनट में समान दूरी तय करता है। पार्थ की चाल ज्ञात करें। सवाल बड़ा लग रहा है, चुटकियों में सोल्व होगा, है ना। अगर इसको बेसिक से करवाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाए दोस्तों। इसकी एक शॉर्ट मेथड होती है। क्या शॉर्ट मेथड होती है हमारे पास में, S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। दोस्तों स्पीड कितनी दे रखी है, स्टार्टिंग में देख लेते हैं हम, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम कितना लगा है उसको, 5 मिनट। स्पीड 2 की बात करें दोस्तों, स्पीड 2 कितनी दे रखी है, स्पीड 2 दे रखी है आपको, फाइंड करनी है। इसका समय दे रखा है 4 मिनट। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय को भी आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। 5 मिनट को घंटे में बदल देंगे, 5/60 हो जाएगा, 4 को घंटे में बदलेंगे, 4/60 हो जाएगा। अब सवाल को सोल्व करते हैं। 6 एकम 6, 6 धाम 60, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब आगे बढ़ते हैं, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, आगे करते हैं। 2S2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 15। तो S2 का मान कितना हो जाएगा, 15/2, 7.5। ये हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 85 आपको दे रखा है। आगे दे रखा है ए प्लस बी, इसका मान 1 है, तो ए इंटू बी का मान क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 85 है, प्लस बी 1 है, तो ए इंटू बी का मान आपको बताना है। कैसे करते दोस्तों इसको, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर मान रखेंगे ए प्लस बी का मान कितना रखा है, ए, तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा आपको 85, तो यहाँ पर 85 लिखेंगे प्लस 2ab। अब दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 85 प्लस 2ab। यहाँ पर दोस्तों 2ab
ए इंटू बी आपको फाइंड करना है, तो आपको इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। दोस्तों क्या करेंगे, 1 - 85 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2ab बराबर -85, सॉरी -84। 85 में से एक जाए तो कितना बचेगा 84। 2 एकम 2, 2 × 4 = 8 और 2 × 4, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा -42। यही आपसे पूछा गया था ए इंटू बी, यानी कि ए बी का मान क्या होगा -42, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, एक संख्या जिसमें 34 की वृद्धि करने पर वह स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती है, संख्या आपको फाइंड करनी है। एक ऐसी संख्या जिसमें अगर हम 34 की वृद्धि करते हैं, एक्स मान लेते संख्या को, इसमें अगर 34 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 3/4x। कितनी हो जाएगी 3/4x। ये इक्वेशन में आपको मान रखना और आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत करवा चुका हूँ। देखिए हम आपके लिए होमवर्क। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। केवल आपको मान रखना दोस्तों, है ना, यहाँ पर आपको ये वाली इक्वेशन को सोल्व करना पक्षांतर करके। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 43 करिए। उपरोक्त आरेख में यदि x बराबर 2y है तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर x बराबर कितना दे रखा है 2y, x बराबर कितना दे रखा है 2y, x का मान आपको फाइंड करना है। यह सवाल पहली बार आया है ना। यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त आरेख में इन दोनों का मान कितना रहता है 180 डिग्री। अगर हम x + y करते हैं तो इसका मान कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर बोल रखा है x का मान कितना 2y, x का मान कितना है 2y, तो x यहाँ पे 2y रखेंगे और y हमारे पास में है ही सही। टोटल मान कितना है 180 डिग्री। 2y और y कितना हो जाता है 3y, 3y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना होगा 3 × 3 = 3, 3 × 18 = 60 डिग्री। आपको क्या बताना 2y, x बराबर 2y है और x का मान आपको बताना, तो x का मान कितना होगा। अगर y बराबर 60 है, y बराबर 60 है, समझ में आ रहा, y बराबर 60 है, आपको बताना कितना है x का मान। तो x को हम क्या मानते हैं 2y, यानी कि 2 से 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 120, है ना। 120 को ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण 4:5 में है, कोण ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर कोण आपको बताना है, 4:5 में दो आसन कोण दे रखे, उनका अनुपात है ये, तो कोण कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज के जो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, उसके आसन कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि 4 और 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 यूनिट बनेगा, इसका मान कितना हो गया 180 डिग्री। तो एक का मान कितना हो जाए 9 एकम 9, 9 दूना 18, 20 डिग्री। आपको दोस्तों आसन कोण का मान बताना है, 4 का मान बताना और 5 का। तो 4 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20 × 80, और 5 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20 × 20 × 5 = 100। तो क्या आ जाएगा उत्तर इसका, अनुपात नहीं बताना यहाँ पर, अनुपात का सवाल करते करते उसकी आदत हो गई। कोण का मान आ जाएगा 80 डिग्री और 100 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। यदि एक बंद घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा 9 सेंटीमीटर है, तो x का मान आपको बताना है। दोस्तों x आपको बताना, चौड़ाई बतानी, लंबाई दे रखी है आपको, ऊंचाई दे रखी है, बंद घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 1 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। आप कुछ भी मान लो, लंबाई चौड़ाई कुछ भी आपको यहाँ पर एक बतानी है, क्योंकि x का मान आपको फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इसमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला आता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। क्या होता है दोस्तों, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB BH प्लस HL, LB BH और HL,
यहाँ पर क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अपूर्ण लग रहा है ना। क्वेश्चन इसलिए अपूर्ण लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ यूनिट नहीं दे रखी है। 15 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है, क्या है। करवा तो देंगे हम, इसको लंबाई मान लेते हैं, है ना। एक्स को चौड़ाई मान लेते हैं और इसको ऊंचाई मान लेते हैं। इसी आधार पर सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पर दे नहीं रखा है, या तो कुछ टाइपिंग एरर आया होगा या फिर जहाँ से क्वेश्चन उठाया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहीं पर क्वेश्चन में एरर होगा। इसको हमारे हिसाब से करते दोस्तों। टू एल कितना दे रखा है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, बी कितना दे रखा है एक्स, तो 15 × x हो जाएगा। प्लस बी एच कितना है, बी हमको एक्स दे रखा है, एच कितना है 10 है। प्लस एच एल कितना है, तो एच हमारा 10 है और एल 15 है। इसी के आधार पर इसको सोल्व करते हैं। 15x और 10x, ये हो जाएगा हमारा 25x। प्लस 10 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे 150, इधर आएगा हमारे पास में 2। और टोटल क्षेत्रफल दे रखा आपको 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, 2 से 900 को डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 चुका 8 बचेगा एक, 2 पंजा 10 और 0, 450। 25x प्लस 150, 450 बराबर 25x प्लस 150। पक्षांतर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 25x का मान आ जाएगा हमारे पास में, 450 में 150 जाएगा तो 300। x का मान आपको फाइंड करना है, x बराबर 300 डिवाइड बाय 25 करेंगे, कितना आएगा। ये 25 से कम 25 बचेगा, 5, 25 दून 50, 12। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। दिए गए विकल्पों में से उस पद चिन्ह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए, क्या समय हो रखा है। ठीक, लॉजिक कौन सा लग रहा है 46 क्वेश्चन में। देखिए, F2 I6 L10 और 14। F से दोस्तों I हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है हमारे पास में, F6 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, 3 बढ़ रहा है, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। I से L 9 नंबर पे I आता है और L 12 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी प्लस 3 हो रहा है। L से O प्लस 3 हो रहा है दोस्तों, O के प्लेस वैल्यू 15 है, प्लस 3 यहाँ पर भी होगा तो R आएगा। R केवल ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। और आगे भी चेक कर लेते हैं। 2 से 6 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, 6 से 10 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, 10 14 4 बढ़ रहा है, 14 से 18, तो R18 हमारा उत्तर हो जाएगा। आया समझ में यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है। जो हमारे अल्फाबेट है उनमें +3 हो रहा है और जो नंबर है उनमें +4 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। किसी निश्चित कोड भाषा में GOAT को ATGO लिखा जाता है। GOAT, गोट माता, इनको क्या लिखा जाता है, ATGO। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा लॉजिक लग रहा है, TA को AT कर दिया इन्होंने और GO को पीछे कर दिया। आगे देखते हैं, पैन को नेपा लिखा जाता है, PANE। यहाँ पर भी दोस्तों वही कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एनी को क्या कर रहे हैं, ये आगे ले आ रहे हैं, NE, और PA को पीछे ले जा रहे हैं, नेपा। सेम वही लॉजिक इसमें भी लगेगा, FORT, FORT, RT को आगे ले आएंगे दोस्तों और FO को पीछे। RT FO किस में है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। ये वाला सवाल दोस्तों बहुत बार करवाया आपको, पिछले प्रैक्टिस सेट में भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे यहाँ से। रेड, जॉर्ज, जेट, यू, काउ। सबसे पहले दोस्तों A to Z अगर इनको जमाते हैं हम अल्फाबेटिकल क्रम में, करवा ही देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए भी होते हैं। सबसे पहले दोस्तों C आता है, C के बाद G आता है, यानी कि 5 3 का लॉजिक यहाँ पर लगेगा। 5 3 किस ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में। आगे बढ़ेंगे, C G के बाद क्या आता है, J आता है, 5 3 2, 5 3 2, ये भी गया। फिर J के बाद क्या आता है, R आता है, 5 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी।
से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49। दी गई श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला के आधार पर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं बाएं से दाएं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है? ऐसी कितनी संख्याएं दोस्तों जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक सिंबल है? यहाँ पर देखते हैं हम। चार। चार भी नहीं है, दो भी नहीं है। दो के पहले एक संख्या है और दो के बाद में एक सिंबल है, तो एक तो ये बन गया हमारा एक नंबर है। दो के पहले एक संख्या और उसके बाद में एक सिंबल है। आगे देखिए चार। पांच। पांच के पहले सिंबल दे रखा है, यहाँ पर संख्या नहीं है। दो के पहले भी एक संख्या है और इसके बाद में एक सिंबल है। ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। और कुछ दिख रहा आपको यहाँ पर जिसके पहले एक संख्या और बाद में एक सिंबल है? दो, तीन, पांच। पांच के पहले चार, चार के पहले पांच के पहले। यहाँ देखिए एक के पहले भी एक संख्या है और बाद में एक सिंबल है, तो तीन हो गई। और देखिए कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। और कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या? एक। एक के पहले भी एक संख्या और इसके बाद में एक सिंबल है। और देखिए कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं मिल रहा है इसके आगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ध्यान से इनको चेक करना दोस्तों, बिल्कुल छिपे होते हैं ना नंबर आपके। कंफर्म है कि इनमें आ सकते हैं, पर छोटी सी मिस्टेक आपके नंबर कटवा सकती है और आप सिलेक्शन में पीछे रह जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे से है और दूसरा पहले से है। यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों? सी से डी हो रहा +1, ए से बी हो रहा +1, टी से यू हो रहा +1, एफ से जी +1, यू से भी +1, आर से एस +1। तो यहाँ पर भी डी से ई हो जाएगा, ओ से पी हो जाएगा और जी से एच हो जाएगा, ईपीएच। ईपीएच किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये था आपके आज के प्रैक्टिस सेट नंबर के 50 क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, एक बार और याद दिला दूं, इस क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ना। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।